गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। देश में मानवीय संसाधन अर्थात उपलब्ध जनसंख्या उस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक विकास का प्रतिफल अंतिम रूप से मानवीय गुणों एवं उसकी कार्यकुशलता तथा उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आज हम इस वीडियो में भारत की जनसंख्या की प्रवृत्तियों, उसके विभिन्न लक्षणों, जनसंख्या की समस्या और आर्थिक विकास, जनसंख्या का आर्थिक विकास से संबंध, इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं भारत की जननांकीय प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं। उसमें जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का भू क्षेत्र संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है, लेकिन यहाँ रहने वाली जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.2% भाग। भारत की जनसंख्या की प्रवृत्तियों को हम उसकी समृद्धि दर या वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर के रूप में देख सकते हैं। भारत में जो जनसंख्या है वो 1951 में लगभग 36 करोड़ थी। 1991 में बढ़कर 84.6 करोड़ हो गई। 2001 में 102.7 करोड़ और मार्च 2011 में 121.8 करोड़ हो गई। भारत में विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से 17.2% भाग रहता है। जो भारत में जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हो रही है और उसकी जो वृद्धि दर वह बहुत ऊंची है और पिछले दशकों में निरंतर उसमें वृद्धि होती गई है। 1921-31 में जनसंख्या में 11% की वृद्धि हुई। 1941-51 में 13.3%, 1971-81 के दशक में 24.66%, 1981-91 में 23.85%, 1991-2000 में 21.34% और 2001-11 के दशक में लगभग 17.7% वृद्धि रही। और इस प्रकार ये जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत अधिक है। इसके साथ ही जो हम ये देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मृत्यु दर में जनसंख्या में वृद्धि की दर विशेषकर जन्म और मृत्यु दर पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मृत्यु दर में तेज गिरावट आई और इस गिरावट के कारण जनसंख्या में जो वास्तविक वृद्धि है वो बढ़ी। जो जन्म दर है वो देश में 1901-11 के दशक में 48 प्रति हज़ार थी। 1971-81 में वह कम होकर 36 प्रति हज़ार हो गई। 1981-91 में 31 प्रति हज़ार, 2001 में 25, 2013 में 21.4 और 2015 में 20.8 प्रति हज़ार हो गई। अर्थात जन्म दर में निरंतर गिरावट से जो वृद्धि दर, जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बढ़ी। भारत में जनसंख्या में जन्म दर के साथ साथ जो मृत्यु दर है वो ऊंची है। 1901-11 में वह 42.6 प्रति हज़ार थी। वह घटकर 1951-61 में 23 प्रति हज़ार, 61-71 में 19 प्रति हज़ार, 1981 में निरंतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से 1981 में मृत्यु दर घटकर 14.8 प्रति हज़ार और मार्च 1991 में 10 प्रति हज़ार तथा 2015 में 6.5 प्रति हज़ार जहाँ अमेरिका में ये 6.9, कनाडा में 7 और जापान में 6 प्रति हज़ार ही है। अब हम देखें जो जनसंख्या है
उसका उस जनसंख्या की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, जिसमें हम विभिन्न फैक्टर्स अर्थात जनसंख्या का घनत्व, कार्यशील जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, साक्षरता अनुपात, लिंगानुपात, ये जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सब इस संरचना अनेक बातों पर निर्भर करती है, जिसका हम इन विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अर्थात जनसंख्या का घनत्व, नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता प्रतिशत और उनका व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार की है, इनकी हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व किसी भी देश के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के पारंपरिक अनुपात को कहा जाता है। अर्थात कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर दिया जाए तो जनसंख्या का घनत्व प्राप्त होता है। भारत में 1921 में 29 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था। 1981 में बढ़कर 216, 1991 में 267, 2001 में 324 और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। और ये बहुत अधिक वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम जनसंख्या का घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आज़ादी के बाद से जो हमारा जनसंख्या का जो घनत्व है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह बताता है कि जनसंख्या में जो वृद्धि है वो तेज गति से बढ़ती जा रही है। हालांकि यह विभिन्न जो हमारे राज्य हैं उनमें जो जनसंख्या का घनत्व है वो काफ़ी असमान है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या किसकी स्थिति किस प्रकार की है। भारत सही अर्थों में गांवों का देश है। 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में 90% जनसंख्या गांवों में और 10% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। वह अनुपात 1981 में लगभग 77% जनसंख्या ग्रामीण और 23% शहरी जनसंख्या और 2011 में यह कम होकर शहरी जनसंख्या 31.16% और ग्रामीण जनसंख्या 68.84% रह गई। ये जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कम होता जा रहा है और शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। आज़ादी के बाद इन में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत गिरा है। शहरी जनसंख्या में प्रतिशत में वृद्धि का मूल कारण ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी, शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिक विकास और संचार साधनों का विकास माना जा सकता है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। फिर आता है लिंगानुपात। मानव समाज में स्त्री पुरुष का समानुपात बहुत आवश्यक है। ये जो असंतुलन है वो समाज की जड़ें कमज़ोर करता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज़ादी के बाद 1971-81 के दशक को छोड़ दिया जाए तो 91 तक प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात निरंतर गिरा। 1901 में 972 प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या थी। 1971 में 930 हो गई। 91 में वह कम होकर 927 हो गई, जो काफ़ी चिंता का विषय था। किंतु 2001 में ये बढ़कर 933 और 2011 में यह 943 प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 943 थी। हालांकि वर्तमान में स्त्रियों के अनुपात में वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी स्थिति को संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात
काफ़ी विषम स्थिति में है, जबकि पाश्चात्य देशों में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। और वहाँ पर स्त्रियों की संख्या में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है। भारत में केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1084 है, जो कि हमारे राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, जबकि अन्य राज्यों में स्त्रियों का अनुपात काफ़ी नीचा है। और इसके कुछ कारण हैं कि जो हमारी सामाजिक स्थिति है वो कि लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, बाल विवाह से प्रसव काल में मृत्यु हो जाती है, और इसके साथ ही स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता भी इसके घटते अनुपात का इसका प्रमुख कारण है। फिर है जनसंख्या की संरचना में हम देखते हैं कि इसका जो व्यावसायिक वर्गीकरण है वो किस प्रकार है। अर्थात जो कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 आयु वर्ग के व्यक्तियों में 1991 में जो जनसंख्या थी वो 37.5% जनसंख्या कार्यशील थी। 2001 में ये बढ़कर 40.2% हो गई और 2011 में कुल जनसंख्या का 43.5% जनसंख्या जो थी वो कार्यशील जनसंख्या थी। इस कार्यशील जनसंख्या में जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो हमारी जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में 54.4% व्यक्ति लगे हुए थे, द्वितीय क्षेत्र में 20.1% और सेवा क्षेत्र में 2011 में 26.5% जो कार्यशील जनसंख्या थी वो थी। इस योजना ये जो हम आंकड़े देख रहे हैं 2011 के, इसमें योजना काल के बाद जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई उससे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो पहले की तुलना में कम हो गया। फिर भी अभी भी जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो 1991 में 71.8% था, वो 2011 में घट के 54.4% हो गया। और जो सेवा क्षेत्र में हमारा जो प्रतिशत था वो 1991 में 20% था, वह बढ़कर 2011 में 26.5% हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र की इसमें प्रधानता है। फिर हम देखें कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो कार्यशील जनसंख्या है उसका पेशेवर वितरण भी काफ़ी असमान और असंतुलित है। हम इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का कुल 72.3% अर्थात कृषि मजदूर जो हैं वो 72.3% हैं और घरेलू श्रमिक वो केवल 3.4% हैं और अन्य श्रमिक 24.3%। इसके विपरीत शहरी क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का 8.3% भाग ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में है, जबकि घरेलू क्षेत्र में 4.8% और अन्य श्रमिक जिसका भाग बहुत बड़ा है वो है 86.9%। अर्थात जहां ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उसका नगण्य भाग है, वहीं इसके विपरीत शहरी जनसंख्या का बड़ा भाग विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उसका जो भाग है वह बहुत नगण्य है। अब हम देखते हैं साक्षरता की स्थिति किस प्रकार की है। हम भारत में 1971 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर 29.5% थी। 1981 में बढ़कर 36.2% हो गई और 2011 में की जनगणना के अनुसार 73.3% हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में स्त्री पुरुषों की साक्षरता में भी काफ़ी अंतर है। पुरुषों में जो साक्षरता का प्रतिशत था वो 80.9%, स्त्रियों में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 64.6% है। आज़ादी के बाद जनसंख्या के साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि तो हुई है,
और वह बढ़कर लगभग 3 गुना लगभग 3 गुना हो गई है। केरल में वो जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 94% है और राजस्थान में 66.1% है। अर्थात जो प्रतिशत है औसत वो भारतीय औसत से कम है, जबकि केरल में भारतीय औसत से बहुत अधिक है। अब हम देखते हैं कि 1951 के बाद से भारत में जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण रहे हैं। उनमें जो प्रमुख कारण है वो ऊंची जन्म दर के, उनको हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं कि ऊंची जन्म दर के कारण भी जनसंख्या वृद्धि है, बड़ी है मृत्यु दर घटने के कारण भी, अर्थात जन्म और मृत्यु दर के बीच बहुत अंतर और कुछ राजनीतिक कारणों से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ऊंची जन्म दर के बहुत सारे कारण हैं, जैसे जो हमारे यहाँ की जलवायु है वो विवाह की अनिवार्यता, बाल विवाह अर्थात बहुत कम आयु में ही विवाह हो जाता है, और धार्मिक अंधविश्वासों के कारण, संयुक्त परिवार प्रथा, मनोरंजन के साधनों के अभाव, स्त्रियों की आर्थिक परतंत्रता के कारण जो हमारी शिशु मृत्यु दर है वो बहुत अधिक है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, अज्ञानता और साथ ही साथ परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति जो उदासीनता है लोगों की, और जो एक भाग्यवादी दृष्टिकोण है, इन सब कारणों से हमारी जो जन्म दर है वो ऊंची है और मृत्यु दर है वो कम हो गई है, क्योंकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक विकास में, आर्थिक जीवन स्तर में सुधार, महामारियों एवं अकाल मृत्यु पर नियंत्रण, औसत आयु पहले की तुलना में बढ़ गई है और चिकित्सा सुविधाओं के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर में कमी, अर्थात ऊंची जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होने के कारण हमारी जनसंख्या में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ जो कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हैं, जिसमें शरणार्थी या प्रवासी भारतीयों की, शरणार्थियों का आगमन, प्रवासी भारतीयों की वापसी, बहुत सारे इन विभिन्न कारणों से भारत में जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण देश में जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं कि ये जो जनसंख्या तेज गति से जो बढ़ी है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या दुष्प्रभाव हुए हैं। एक तो सबसे पहला है कि आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जनसंख्या का जो बढ़ता भार है उसके कारण कृषि जोतों का आकार घट गया, भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा, जो बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी की समस्या विकराल होती गई, पूंजी निर्माण में कमी अर्थात बचत निवेश में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाई, परिवहन एवं संचार साधनों और उसके साथ साथ ऊर्जा के स्रोतों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, प्राकृतिक संसाधन एवं उत्पादन जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार कम पड़ जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की जो विभिन्न अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनके पूरा न होने पर श्रम की उत्पादकता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अर्थात ये बहुत, इसके साथ ही जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जो वस्तुएं हैं वो कम उपलब्ध हो पाती है, जिससे रहन सहन का स्तर भी घटता है। जनसंख्या में वृद्धि से आवास, चिकित्सा, सफाई, पानी, बिजली आदि के इन सब में गिरावट होती गई, और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण जो उपभोग व्यय बढ़ा तो बचत कम होने की प्रवृत्ति होने से जो हमारा पूंजी निर्माण है वो उसकी दर भी घटी, जिससे विकास की जो दर है वो मंदी पड़ गई। इसके अलावा भी अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार, बेरोजगारों की संख्या में जो निरंतर वृद्धि होती गई, खाद्यान्न की समस्या बढ़ी, अनार्थिक जोतों की संख्या में वृद्धि होती गई। ये जो बहुत सारे जो कारण हैं जिसके कारण हमारे देश में, भारतीय देश में अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्प्रभाव पड़े। इसके साथ ही परिवार नियोजन और जो जनसंख्या नियंत्रण है उस पर सरकार को
करोड़ों रुपए खर्च करने को बाध्य होना पड़ता है, अन्यथा हम इन संसाधनों का जो प्रयोग है वो आर्थिक विकास पे किया जाता और हमारी जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार होता। इन सब से स्पष्ट होता है कि भारत में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि का यहाँ की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। विकास की गति धीमी रही और इतने योजनाबद्ध वर्षों के बाद भी देश में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाली जनसंख्या है उसका प्रतिशत अभी भी अधिक है। इसलिए इस विस्फोटक वृद्धि को रोकने और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जनसंख्या नियोजन जरूरी है। सरकार ने 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की थी। ये नीति परिवार नियोजन की सुविधाओं को लागू करने में जनता की इच्छा को मानते हुए निश्चित लक्ष्यों से मुक्त रखने के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस नीति के कुछ मुख्य उद्देश्य थे कि गर्भ निरोधकों, स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना और आधारभूत पुनरुत्पादनीय एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में समन्वित सेवा प्रदान करना पहला, और दूसरा था कुल प्रजनन दर को कम करके आगामी दशक में 2.1% की प्रतिस्थापन दर तक लाना, और तीसरा था कि जो स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा की ज़रूरतों के अनुरूप वर्ष 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या को हासिल करना हमारी इस जनसंख्या नीति के मुख्य उद्देश्य थे। थैंक यू।